गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीएनएस 2023 की धारा 2 की उपधारा 35 जिसको महिला कहते हैं, इस शब्द की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बुक में इसकी जो परिभाषा दी गई है बड़ी शॉर्ट में दी गई है। मैं उसको शॉर्ट में पढ़ के आपको बता देता हूं कि महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। कहने का मतलब यह हुआ, इंग्लिश में भी सर आपको पढ़ देता हूं। वुमेन्स मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मतलब किसी भी महिला की नारी अभिप्रेत है, मतलब वो चाहे 10 साल की बच्ची है, 8 साल की है, या उससे ज्यादा आयु की है, किसी भी नारी की है, किसी भी उम्र की है, तो उसको महिला माना जाएगा। अब इसको डिटेल में जो एग्जांपल्स और उदाहरणों के साथ मैंने तैयार किया है। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाए गए, तकरीबन 10 कानून जिनका उल्लेख मैंने ई बुक के अंदर किया है, उसके अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। और मैं परिभाषा के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए 2 लाइन मेरे सभी वीडियो में कहता हूं, और इस वीडियो में भी आपको सुनाना चाहूंगा। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। ये परिभाषा जो है सर, बुक के प्रारंभ में इसलिए दी गई है क्योंकि आप इसको प्रारंभ में ही समझ लें, ताकि बुक के अंदर जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है आप उस परिभाषा को पूरी तरीके से समझ सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएनएस जो है, आप देख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई है। इसमें एक लगाए 358 धाराएं हैं। और इससे पहला इसको आईपीसी, जिसको हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से भी जाना जाता था। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं और कुछ संशोधन जो किए गए हैं, उससे न्याय प्राप्ति में काफी सरलता और गति भी एक तरीके से प्राप्त हुई है। तो अब वर्तमान में हम जिस शब्द पे चर्चा कर रहे हैं, इस शब्द की मैंने एक ई बुक भी तैयार की है, और इस ई बुक की लिंक में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ई बुक डाउनलोड उसके आगे लिखा रहेगा। आपको अगर आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। तो आइए अब उस ई बुक के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करता हूं। इस ई बुक के अंदर मैंने कुल 39 शब्दों की परिभाषाओं को तैयार किया है, उदाहरण के साथ सरल शब्दों में। जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने बुक में से पढ़ा था कि नारी से अभिप्रेत किसी भी आयु की नारी से है। मात्र एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसको मैंने पूरे डिटेल में और दूसरे कानूनों का भी इसमें समावेश किया है। जैसे कि उनको प्रोटेक्शन एक्ट होता है, महिलाओं का सुरक्षा अधिनियम 2005, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट 2005, उसके तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा के विशेष प्रावधान दिए गए। धारा 12 के तहत महिला के द्वारा आवेदन भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि उसके साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित की जाती है। धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत न्यायालय से खर्च की भी मांग की जा सकती है। उसमें धारा 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसमें सभी अलग अलग प्रार्थनाएं उसमें शामिल है, जिसमें महिला उसके मेंटेनेंस खर्चे की भी मांग कर सकती है। उसके साथ घरेलू हिंसा ना हो इस बात की सुरक्षा दी जाए, उसकी भी मांग कर सकती है। यदि वो अलग मकान में रह रही कहीं किराए से, तो उसका किराए की भी वो मांग कर सकती है। बच्चों के भरण पोषण की भी मांग कर सकती है। इस प्रकार से ये तमाम सहायताएं धारा 12 में भी दी गई हैं, और दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसकी धारा 125 में भी दी गई है। और वर्तमान में उसको परिवर्तित करके बीएनएसएस कर दिया गया है, जिसमें 145 में इसको बताया गया, 144, 145, 146 में इसको परिभाषित किया गया है। जो भरण पोषण से रिलेटेड जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, वो की वही रखी गई है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। उसमें महिला 125 के तहत भरण पोषण की भी मांग कर सकती है, उसके बूढ़े माँ बाप भी मांग कर सकते हैं, बच्चे जो नाबालिग हैं, लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई है, वो सब मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। तो इस प्रकार से कुछ कानून भी हैं। जैसे पुराने कानून में 354 था, 376 था, ये स्पेशली महिलाओं के लिए ही बनाए गए थे कि ये पुरुषों पे ये अपराध करने का आरोप लगता है और महिला उसमें जो है कि पीड़ित होती है। तो ये, और उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसकी धारा 14 में अब तो समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं पुरुष और महिलाओं को, सभी को संपत्ति में। तो इस प्रकार से, लेकिन महिला की एक विशिष्ट पहचान जो बताई गई है, वो महिला के रूप में समाज में पहचानी जाती है। किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। इस प्रकार से महिला को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो न्यायालय के द्वारा महिला होने के नाते उनको जो विशेष कानूनों के तहत जो लाभ प्रदान किए गए हैं, उसका लाभ प्राप्त करने की अधिकारी होती है। तो इसी के डिटेल में जो मैंने ई बुक तैयार की है, तो आइए सर मैं आगे की जानकारी आपको इसी बुक में से देता हूं। और मैंने हर शब्द पे एक अलग एक वीडियो बनाया है सर, 39 शब्द धारा 2 के
पूरे 39 शब्दों पे, एक एक परिभाषा पे एक एक वीडियो मैंने बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। ये 35वें नंबर का वीडियो है सर मेरा महिला के ऊपर। 35 के बाद 36, 37, 38 और 39, सिर्फ 4 वीडियो बचेंगे। उसके बाद ये हमारा पूरा धारा 2 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं अगला टॉपिक लूंगा, और बीच में कई व्यूअर्स के सवालों के जवाब आते हैं, तो उसमें भी मैं वीडियो और ई बुक बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आइए सर, बिना देर कराए हम उस ई बुक की ओर चलते हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए सरल भाषा में उदाहरण के साथ तैयार की है। कंप्यूटर स्क्रीन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 2 में महिला की परिभाषा, इसकी क्या विधिक परिभाषा होगी, हम इस पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा महिला का सामान्य अर्थ क्या है, महिला के अधिकार क्या है, महिला और कानून क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून क्या है, महिला की विधिक परिभाषा क्या है, आदि सब हम आज इस ई बुक में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। धारा 2 के तहत महिला का अर्थ किसी भी महिला व्यक्ति से है जो जीवित है और एक महिला के रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी तौर पर पहचानी जाती है। यह परिभाषा न केवल महिला के शारीरिक लिंग को ध्यान में रखती है, बल्कि यह उस व्यक्ति की पहचान और सामाजिक भूमिका को भी शामिल करती है। तो महिला की बड़े आसान शब्दों में डेफिनेशन है कि वो सामाजिक रूप से प्रारंभ से एक महिला के रूप में ही पहचानी जाती है, और प्रकृति में उसने जो जन्म लिया है एक महिला के रूप में ही जन्म लिया है, और वो किसी की बेटी है, माँ है, बहन है, इस रूप में उसकी एक पहचान स्थापित होती है, वो महिला के रूप में जानी जाती है। जिसको हम सरल उदाहरण से भी समझ लेते हैं सर। एक सरल उदाहरण जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, एक मिनट सर, ये थोड़ा सा सरल उदाहरण, महिला का सामान्य अर्थ को हम समझ लेते हैं सर कि महिला का सामान्य अर्थ क्या होता है। यदि हम किसी महिला की बात करते हैं तो वह किसी भी महिला व्यक्ति को इंगित करते हैं। जब भी महिला की बात होती है तो कोई भी महिला हो सकती है, 5 साल की बेटी भी हो सकती है, 2 साल की बेटी भी हो सकती है, अभी अभी जन्म ली हुई बेटी भी हो सकती है, या 90, 100 साल, 110 साल की बुजुर्ग महिला भी हो सकती है। वो सभी महिलाओं की परिभाषा में उसको माना जाएगा, क्योंकि ई बुक में जो प्रारंभ में लिखा हुआ है 2 शब्द में, महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है, मतलब किसी भी आयु की मानव नारी को महिला कहा जाएगा। जैसे एक घरवाली, बेटी, बहन या कार्यस्थल पर कार्यरत महिला, ये सब महिलाओं की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। महिला के अधिकार क्या होंगे? यदि कोई महिला अपना अधिकार जैसे संपत्ति, न्याय या किसी अन्य कानूनी अधिकार मांगने आती है, तो उसे यह अधिकार पूर्ण रूप से कानून द्वारा संरक्षित होता है, और वह अपनी पहचान और सामाजिक स्थिति के कारण वह अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होती है। जैसे कि महिलाओं को जो भी विशेष अधिकार दिए गए हैं, जहां जहां दिए गए, आरक्षण दिया गया महिलाओं को, जैसे कि नोटरी एक्ट में आप ले लें, नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 में धारा 3 के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो नोटरियों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसमें जो प्रावधान दिए गए उसमें 10 वर्ष की वकालत का अनुभव मांगा गया। एक उदाहरण दे रहा हूं सर मैं आपको, महिलाओं को जो प्रोटेक्शन जहां जहां दिए गए उसमें एक उदाहरण मुझको ये ध्यान आ गया, तो मैं उदाहरण आपको बीच में ही बता रहा हूं। तो उसमें जो 10 वर्ष का अनुभव है वो सामान्य लोगों के लिए। अब जो सामान्य जाति से हट के अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग में आते हैं या महिला हैं, तो उनको 7 साल की प्रैक्टिस का प्रावधान दिया गया है। ये छूट दी गई है कानून में महिला होने के नाते कि यदि कोई महिला जिसने 7 साल की वकालत की अनुभव उसने प्राप्त कर लिया है वकालत करते हुए, तो वो भी नोटरी एडवोकेट के लिए अप्लाई कर सकती है। ऐसे कई जगह महिलाओं को आरक्षण दिए गए हैं, नौकरियों में, सर्विस में। और जिसको कहना चाहिए कि हम जैसे कि बस में भी जाते हैं बड़े शहरों में, भोपाल में जाते हैं, हम इंदौर में जाते हैं, तो महिलाओं के लिए बस में आगे बैठने के लिए स्पेशल सीट आरक्षित होती है, उसमें पुरुष नहीं बैठ सकते। तो ये वो चूंकि वो महिला है और महिला के रूप में जानी जाती है, प्रकृति में उन्होंने महिला के रूप में ही जन्म लिया है, तो ये सारे कानूनी अधिकारों प्राप्त करने की अधिकारी होती है। इसमें वह अपनी पहचान और सामाजिक स्थिति के कारण अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होती है। महिला और कानून, इस पे सर हम चर्चा करते हैं कि महिला और कानून आखिर क्या है। महिला और कानून, उदाहरण के तौर पर, ये थोड़ा सा स्क्रॉल ज्यादा तेज गति से हो रहा है सर, मैं इसको सही कर लेता हूं। महिला और कानून, उदाहरण के तौर पर अगर एक महिला किसी संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए अदालत में जाती है, तो वह महिला के रूप में अपने कानूनी अधिकारों का दावा करती है, और अदालत उसे महिला होने के नाते उचित न्याय देने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि महिलाओं के लिए जो स्पेशल कानून बना दिए गए हैं, तो उसकी वो महिला प्राप्त करने की अधिकारी होगी, और न्यायालय के द्वारा भी उन कानूनों के तहत महिला को स्पेशल रिलीफ और जो उसके राइट्स हैं वो दिए जाते हैं। अदालत के अलावा भी बाहर भी हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था नोटरी एक्ट का उदाहरण, जिसमें महिलाओं को 7 साल की प्रैक्टिस के आधार पर ही नोटरी एडवोकेट नियुक्त होने का पात्र मान लिया जाता है। उसी प्रकार से अन्य जगहों पे भी महिलाओं के बारे में ये बताया गया है कि उनको किस प्रकार से, महिला का कानूनी महत्व क्या होगा सर।
महिला के अधिकार में कानून के तहत महिला को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे समान वेतन, संपत्ति का अधिकार और विवाह या तलाक से संबंधित अधिकार, ये महिलाओं को समान रूप से प्राप्त होते हैं। महिला हर स्थान पर समान अवसर उसको मिलना चाहिए और उसके साथ लिंग के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे भारत के संविधान में भी बताया गया है कि सभी के साथ समान न्याय होगा, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। तो इस प्रकार से ये उसको विशेष राइट्स मिलते हैं। और महिला की सुरक्षा जो कानून में अभी मैंने आपके लिए स्पेशल तैयार करके रखे हैं, तकरीबन 10 कानून जो महिलाओं की विशेष सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो पुरुषों पर लागू नहीं होते हैं। वो चूंकि वो महिला के रूप में जानी जाती है और एक महिला है, तो वो राइट्स, वो कानून उन्हीं को उसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अधिकारी होती है। महिला को सुरक्षा के विशेष उपाय प्रदान किए जाते हैं। विशेष रूप से महिला के खिलाफ हिंसा, शोषण या भेदभाव के खिलाफ, महिला के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से लिया जाता है और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानूनी प्रावधान होते हैं। मतलब महिलाओं के साथ यदि कोई भी घटना घटित होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। और वर्तमान में जो नए प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था BNSS में, तो उसमें भी FIR दर्ज यदि की जाती है और महिला है और वो व्यक्ति चलने फिरने में सक्षम है, तो उसके लिए महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही बयान लिए जाएंगे और कार्रवाइयां की जाएंगी। और इसके अलावा भी उसमें काफी प्रावधान दिए गए हैं, जिसको मैं आपको आगे डिटेल में चर्चा करके बताऊंगा। महिला की भूमिका, एक महिला के सामाजिक और कानूनी पहचान के दृष्टिकोण से उसकी भूमिका परिवार, समाज और कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण होती है। विधिक दृष्टिकोण से उसकी स्थिति को उचित न्याय दी जाती है। ये सुरक्षा के लिए सर जो कानून बनाए गए हैं, उसमें महिला को विशेष जो सुरक्षा प्रदान की गई है, वो प्रमुख कानून है। उसमें नंबर 1 है दंड संहिता और आपराधिक कानून। भारतीय दंड संहिता 1860 IPC के तहत जो महिलाओं को अधिकार दिए गए, उसमें धारा 354 महिलाओं की लज्जा भंग करने से संबंधित है, जो स्पेशली तौर पर महिलाओं को इसका लाभ दिया जाता है। नंबर दूसरा है धारा 354A, यौन उत्पीड़न और अश्लील इशारों से संबंधित अपराध। यदि ये होते हैं तो ये महिलाओं को इससे विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है कि उनके साथ इस प्रकार का अपराध ना हो, इसलिए कानून बनाया गया है। इसी के अलावा धारा 354B, जबरन महिलाओं के कपड़े उतारने का अपराध। और धारा 354C, महिला की बिना सहमति के तस्वीर लेना या वीडियो बनाना, यह भी एक अपराध माना गया है। महिला की बिना धारा 354D, पीछा करना, स्टॉकिंग कहते हैं, जिसे कोई महिला के पीछा कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये महिलाओं को सुरक्षा दी गई है उससे। कई बार ऐसा हो जाता है कि महिला कर्मचारी घर से निकलती हैं, शासकीय कार्यालयों पर जाती हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कुछ बदमाश किस्म के लोग, बदमाश किस्म के, आवारा किस्म के लड़के उनका पीछा करते हैं, उन पे बुरी फप्तियां कसते हैं, उनको छेड़ते हैं। तो इन सब चीजों के लिए कानून बना दिया गया है ताकि इससे उनकी सुरक्षा हो सके और ऐसे अपराधी और बुरी मानसिकता के लोग उनको किसी भी प्रकार से परेशान ना कर सके। धारा 375 और 376, बलात्कार और उसकी सजा। यदि किसी महिला के साथ बलात्कार या कोई घटना घटित की जाती है तो इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। धारा 498A, पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता और दहेज उत्पीड़न। यदि महिला की शादी के समय महिला से दहेज मांगा जाता है या शादी के बाद दहेज मांगा जाता है और दहेज की मांग के लिए उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको घर से भगाया जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 498A लागू होती है, घरेलू हिंसा, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा है, जिसमें चालान पेश होता है, पुलिस के द्वारा FIR लिखी जाती है, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी जमानत होती है। ये भी प्रदान किया गया। अब ये तो सर मैंने आपको BNS के बारे में और बता देता हूँ, ये IPC के तहत बताया था मैंने, और न्याय संहिता 2023 IPC के स्थान पर लागू नया कानून है। इसमें जो बताया, धारा 69 महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित अपराध है। धारा 70 यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के नए प्रावधान है। धारा 71 में बताया पीछा करना और साइबर स्टॉकिंग से संबंधित नए प्रावधान इसमें बताए गए हैं। दूसरा, महिलाओं के लिए विशेष कानून। क्या होंगे सर विशेष कानून महिलाओं के लिए? उसमें नंबर 1 आएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 या 3/4 कह लें आप, इसके तहत अदालत में एक प्राइवेट मुकदमा भी पेश किया जाता है सर। मेरे द्वारा कई बार पेश किया गया कोर्ट में इस प्रकार के मुकदमे, कि जब महिला को घर से भगा दिया गया और तलाक की स्थिति बन गई और विवाह विच्छेद के हालात बन गए, तो ऐसी स्थिति में महिला के द्वारा जो सूची अनुसार दहेज शादी के समय उसको दिया गया वो प्राप्त करने की अधिकारी होगी। क्योंकि पति का जो पक्ष रहता है उस दहेज के सामान को हड़प लेता है, खुर्द बुर्द कर देता है या नष्ट कर देता है, तो ऐसी स्थिति में इसमें सजा का भी प्रावधान दिया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत। और 3/4 में यदि वो दहेज वापस नहीं करते तो इसमें विशेष तौर से सजा के भी प्रावधान दिए गए। यदि पूरा दहेज वापस कर दिया जाता है, सूची अनुसार वो प्राप्ति ले लेते हैं,
तो फिर ये इस धारा के तहत वो अपराध नहीं माना जाएगा। और यदि वो दबा के बैठ गए, सारा हड़प लिया और दहेज की मांग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रेशर बना रहा है महिलाओं के ऊपर, तो इसी स्थिति में ये प्रोटेक्शन उनको दिया गया है। इसके अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, स्पेशल ये कानून बनाया गया है घरेलू हिंसा की रोकथाम और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया गया है। यदि महिला के साथ किसी भी प्रकार से तानाखीशी की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है, उससे दहेज मांगा जाता है या उसको नीचा दिखाया जाता है, वो इतनी त्रस्त और मानसिक रूप से डिप्रेशन में चली जाती है कि उसका जीवन जीना ही दूभर हो जाता है, उसको जीवन का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इसी स्थिति में 2005 बनाया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ये विशेष कानून है जो महिलाओं को विशेष सुरक्षा और लाभ प्रदान करता है। इसमें धारा 12 महत्वपूर्ण है, धारा 23 महत्वपूर्ण है। धारा 23 के तहत आप जब आवेदन पेश करते हैं धारा 12 का, तो उसमें धारा 23 का भी आवेदन पेश किया जाता है, जिसमें आवेदन चलने के दौरान महिला को खर्च दिया जाए, भरण पोषण उसकी मांग की जाती है। इसको अंतरिम भरण पोषण की मांग भी हम कह सकते हैं, जैसा कि 125 में 125(3) के तहत ये पहले पेश किया जाता था, और धारा 12 में वो धारा 23 के तहत पेश किया जाता है। तो न्यायालय उसमें खर्च का आदेश करता है, और यदि पति के द्वारा खर्च का आदेश करने के बाद भी महिला को खर्चा नहीं दिया जाता, तो उसको जेल भेजे जाने का भी प्रावधान इसमें बताए गए हैं। इसमें अगला है सर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। ये भी महिलाओं के लिए विशेष तौर से बनाया गया है कि कार्यस्थल पर उनको किसी भी प्रकार से टॉर्चर नहीं किया जाए, परेशान नहीं किया जाए, और महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए कानून लागू किया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 सर, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर रोक है। क्योंकि साइंस भी कहता है कि ये बचपन का बढ़ता हुआ समय होता है 18 साल से पहले का। यदि ऐसी स्थिति में शादी कर दी जाती है तो इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पे, उनके कैरियर पे, उनके जीवन पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। वो अपना फ्यूचर भी आगे नहीं पढ़ पाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 12th पास किया और फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन करने के लिए या फिर किसी भी उसमें, और उनकी उम्र 17 साल है तकरीबन, और शादी कर दी, तो वो उनका आगे का कैरियर पूरा बर्बाद हो जाता है। और विधि अनुसार भी वो 18 से कम उम्र की महिला की शादी नहीं की जा सकती। तो महिलाओं के विकास के लिए, उन्नति के लिए ये कानून बनाया गया है, जिसका लाभ वो महिला होने के नाते प्राप्त कर सकती है। क्योंकि हम बीएनएस की धारा 2 में महिला शब्द पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये सभी कानून महिलाओं से संबंधित है और उनको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं सर, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994। भ्रूण लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया कानून। क्योंकि समाज में ये मानसिकता बड़ी प्रबलता से है कि बेटा पैदा होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बेटियां तो रहमत होती हैं अल्लाह की, जिस घर में वो आती है शहजादी बन के आती हैं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि बेटी पैदा हो गई तो वो बड़ा मुंह बना लेते हैं, और पूरे समाज में वो सोचते हैं कि अब तो हमारा वंश ही उजड़ गया, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई पुरुष संतान भी नहीं है। तो ये ऊपर वाला किसको बेटी देता है और किसको बेटे देता है, ये सब उस ऊपर वाले के हाथ में है सर, ईश्वर के हाथ में। ये मानव के हाथ में नहीं है। आप कितना ही प्रयास कर लें, इसलिए ऊपर वाले के द्वारा जो आपको तोहफा दिया गया है बेटियों का, तो आप उन बेटियों की सुरक्षा करें, उन्हें अच्छा पढ़ाई लिखाएं, और उनके अच्छे घरों में आप शादी करके उनको आप आसानी के साथ विदा करें। तो उनकी हत्या भ्रूण में इसलिए की जाती है क्योंकि आदिम काल में भी सर ये देखा गया था कि महिला मतलब कोई बेटी पैदा हुई तो उसको गड्ढा खोद के जिंदा ही दफना दिया जाता था, जमीन में गाड़ दिया जाता था। इतनी इतनी मतलब शर्मिंदगी महसूस करता था वो पिता। और जो है कि जैसे ही महिला बेटी पैदा हुई तो मतलब एक तरीके से उनके मन में नाराजगी पैदा हो जाती थी। तो उसका डेवलप रूप क्या निकला था, साइंस ने जो टेक्नोलॉजी की थी कि महिला के पेट में इस टेक्निक के जरिए जांच लिया जाता था कि बेटा है कि बेटी, और वो वहीं हत्या कर दी जाती थी। तो ये एक बड़ा गंभीर और जघन्य अपराध है सर, कि पेट में बेटियों की हत्या कर दी जाती थी, महिलाओं बेटियों को इस तरीके से नष्ट किया जाता था। तो ये कानून की उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि भ्रूण हत्या न की जाए, महिलाओं की बेटियों की हत्या उनके गर्भ में न की जाए, उनको फलने फूलने दिया जाए, उनको सुरक्षित जीवन दिया जाए, और समाज में उन्हें उन्नति और तरक्की करने का पूरा मौका दिया जाए। ये कानून खासतौर से इसलिए बनाया गया है, भ्रूण लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया कानून है सर ये। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं के शोषण पर रोक। कई बार ऐसा भी होता है सर कि महिलाओं, छोटी छोटी बेटियों का आपराधिक किस्म के लोग अपहरण कर लेते हैं और उनको ऊंचे दामों पर बेच देते हैं, और पूरे जीवन एक नरकी जीवन जीती हैं। तो इस प्रकार के अपराधी लोगों को सजा हो और उनकी जीवन जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे निकले और वो कभी समाज में नहीं घूम पाए ऐसे अपराधी लोग, इसलिए कानून बनाया गया है।
ताकि किसी भी बेटी के साथ, किसी भी महिला के साथ अनैतिक या अत्याचार ना हो। इसलिए ये कानून भारत में बनाए गए हैं और काफी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसमें हम आगे देख लेते हैं सर, साइबर अपराध और ऑनलाइन सुरक्षा। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं के शोषण पर रोक। कई बार महिलाओं को अपहरण करके या मजबूर करके उनसे वेश्यावृत्ति जैसे गंदे काम भी करवाए जाते हैं। तो ये कानून इसलिए बनाए गए हैं कि उनको इस प्रकार के कार्यों में जबरदस्ती नहीं लगाया जा सके और उनका शोषण नहीं किया जा सके। साइबर अपराध और ऑनलाइन सुरक्षा, ये तीसरे नंबर का कानून है सर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ऑनलाइन उत्पीड़न, मॉर्फिंग, अश्लील सामग्री प्रसार और साइबर स्टॉकिंग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा महिलाओं को दी गई है कि महिलाओं को किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल नहीं किया जा सके, उनका शोषण नहीं किया जा सके, उनकी स्टॉकिंग नहीं की जा सके। ये इस उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डिजिटल साक्ष्यों को कानूनी मान्यता दी गई है। इसमें व्हाट्सएप, ईमेल और अन्य जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग, ये नए संशोधन किए गए इसमें। चौथे नंबर का है सर, मातृत्व और श्रम सुरक्षा से जुड़े कानून। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश। अब ये वो महिला के रूप में जानी जाती हैं, महिला है तो ही इस अधिकार को प्राप्त कर सकती हैं, वरना वो प्राप्त नहीं कर सकती हैं। और चूंकि उन्होंने प्रकृति में महिला के रूप में जन्म लिया है, किसी की बेटी है, माँ है, बहन है, और कानून के रूप में वो महिला के रूप में जानी जाती हैं, इसलिए वो सभी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो जाती हैं, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उसमें गर्भवती महिलाओं को खास तौर से वेतन भी दिया जाता है और अवकाश भी दी जाती है, भत्ते भी दिए जाते हैं। वो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकते हैं। जो मैंने लिखा है, हो सकता है इसमें कुछ तब्दीली भी हो सकती है कि गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश, हो सकता है इसमें कम या ज्यादा हो सकता है। ये हर स्टेट के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से अलग अलग लागू होता है, परिस्थिति के हिसाब से। समान वेतन अधिनियम 1976, पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है सर, क्योंकि आज भी मैंने देखा है कि गांव में जो खेत पे गेहूं काटने के लिए या मजदूरी करने के लिए जो महिलाएं जाती हैं, तो उनको जो है कि मजदूरी 150 रुपये दी जाती है और पुरुषों को 300 रुपये दी जाती है। कई जगह मैंने इसको देखा है सर, कि महिला के द्वारा जो मेहनत की जाती है उसको कम आंका जाता है और पुरुषों के द्वारा जो मेहनत की जाती है तो उसको ज्यादा आंका जाता है। तो ये एक तरीके से भेदभाव है, मैंने कई जगह देखा है, और कई जगह ऐसा नहीं भी है, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है। तो ये कानून इसलिए बनाया गया है कि ये स्थिति सरकारी नौकरियों में लागू ना हो। महिला के द्वारा जो कार्य किया जाता है, पुरुष के द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो दोनों समान वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए क्रय सुविधा का अधिनियम, कार्यस्थल पर माताओं के लिए डे केयर सुविधाएं सुनिश्चित करना, यह कानून भी सर बनाया गया है। विशेष योजनाएं और अन्य सुरक्षा उपाय, निःशुल्क कानूनी सहायता जो महिलाओं को प्राप्त है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू और राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को निःशुल्क सहायताएं प्रदान की जाती हैं यदि उनके ऊपर कोई विपत्ति या परेशानी आती है उस स्थिति में। वन स्टॉप सेंटर ओएससी, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए ये सेंटर बनाए गए जगह जगह, जिसको जहां महिलाओं के द्वारा आवेदन दिया जाता है, उन आवेदनों की सुनवाई की जाती है और सुनवाई करने के बाद यदि मामले में सुधार नहीं होता है तो वहां से ही एक जिसको कहते हैं कि धारा 12 के तहत आवेदन तैयार करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष पेश किया जाता है। ये एक चालान की तरह आप मान ले इसको, और इसको प्राइवेट मुकदमे के तरह एक वकील साहब के द्वारा भी पेश किया जा सकता है प्राइवेट तौर पे। यदि वकील साहब धारा 12 उसमें लिखा जाता है, ऊपर शीर्षक न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी, प्रकरण क्रमांक, ऊपर महिला का नाम और अनावेदक में उसके पति, सास, ससुर जो भी हैं, और सेंटर में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत और माननीय महोदय आवेदिका की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार सादर पेश है। नंबर 1, क्षेत्राधिकार का प्रश्न लिखा जाएगा कि महिला इस क्षेत्र की निवासी है और अनावेदकगण इस क्षेत्र के निवासी हैं, इसलिए आवेदन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को होने से श्रीमान को सादर आवेदन पेश है। दूसरे पैरा में फिर घटना का विवरण लिखा जाएगा, कब उसको भगाया गया, कब वाद कारण पैदा हुआ, किस प्रकार से उसके साथ हिंसा हुई, और उसके बाद सारी प्रार्थनाएं उसमें लिखी जाएंगी कि उसको रहने की जगह दी जाए, भरण पोषण दिया जाए, इलाज और दवाई कपड़े के लिए उसको राशि दी जाए, और अगर वो किराए के मकान में रहती है तो उसको किराए के मकान में रहने के लिए किराया अलग से दिलवाया जाए, और यदि वो बच्चे उसके पास है तो बच्चों को स्कूल का खर्च उसको दिलवाया जाए। ये सारी चीजें सर उसमें वो मांगी जा सकती हैं, और अंत में प्रार्थी करके और उसका दस्तखत होते हैं और इसके समर्थन में एफिडेविट भी लगाया जाता है। हालांकि इसमें एक प्रावधान और कर दिया गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि
पुरुष को जो हलफनामा पेश किया जाएगा तो उसकी सारी संपत्ति पेश करना होगी। अक्सर इसमें पुरुष वर्ग क्या करता है घरेलू हिंसा के मामलों में कि वो अपनी संपत्ति को छुपा लेता है। जैसे अगर 50 बीघा जमीन है तो वो कह देता है कि मेरे पास तो जमीन ही नहीं है, ताकि जज साहब के पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो कम से कम आदेश करेंगे। तो इसको भी दंडनीय बता दिया गया 191 192 आईपीसी के तहत कि यदि वो इस प्रकार का झूठा शपथ पत्र पेश करेंगे अदालत में तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। हम आगे बढ़ते हैं सर। हेल्पलाइन में 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है, 181 महिला आपातकालीन सहायता सेवाएं, ये इस पे महिलाएं फोन करके जानकारी भी दे सकते हैं। निष्कर्ष में सर, भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको कई कठोर कानून और नीतियां भी लागू की गई हैं। हालांकि इनका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है ताकि महिलाएं बिना किसी भय के जीवन व्यतीत कर सकें। इन सभी कानून को बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि महिला बिना किसी भय के अपने जीवन को जी सके। इसमें हम इसको एक उदाहरण से भी सर हम समझ लेते हैं। जो मैंने एक उदाहरण तैयार किया है, महिला का कानूनी दृष्टिकोण। महिलाओं के लिए दृष्टिकोण यह है कि वह एक व्यक्ति के रूप में अपने अधिकारों, सुरक्षा और स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्राप्त करती है। महिलाएं किसी भी महिला को भेदभाव से बचाना, उसे न्याय देना और उसके अधिकारों की रक्षा करना कानून की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। फर्स्ट जिम्मेदारी होती है कि उसकी सुरक्षा की जाए और उसके अधिकारों को महिलाओं को प्रदान किया जाए, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। ये सभी कानून बनाने का सर टोटल मकसद भी यही है। इसमें निष्कर्ष में क्या निकलता है अंत में, महिला का मतलब एक व्यक्ति जो महिला लिंग की पहचान के साथ सामाजिक और कानूनी रूप से पहचानी जाती है। दूसरा है, महिलाओं को विशेष कानूनी अधिकार, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तीसरा है, महिला के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानून सख्त होते हैं और इनका उद्देश्य महिला की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थिति की रक्षा करना होता है, ताकि महिला को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जा सके, उसका शोषण नहीं किया जा सके और वह सम्मान के साथ अपने जीवन को जी सके। इसलिए सारे कानून बनाए गए हैं। और आज के इस वीडियो में सर मैंने महिला के ऊपर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और अगला हमारा टॉपिक होगा धारा 2 में सदोष अभिलाभ, जिसको हम क्रिमिनल बेनिफिट्स भी कहते हैं। बीएनएस की धारा 2023 में हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो का सर जो मुख्य टॉपिक था महिला, उसके ऊपर मैंने सर आपको संपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, बुक के अंदर से भी और ई बुक के अंदर से भी, दोनों में से मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और प्रदान कर देता हूँ कि मैंने मेरे चैनल पर नोटरी से रिलेटेड भी काफी वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड 1 घंटे का नोटरी वीडियो है, नोटरी की ट्रेनिंग का वीडियो जो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। और इसकी ई बुक भी मैंने तैयार की है जो उसी में उसके नीचे अपलोडेड है। उसमें नोटरी पे लगने वाले 6 शपथ पत्र, अनुबंध पर लगने वाले 10 सीलें और शपथ पत्र पर लगने वाली 6 सीलें, ये किस प्रकार से कहाँ लगाई जाएंगी, टिकट किस प्रकार से लगाया जाएगा, पूरी ट्रेनिंग जो मैंने मेरे सीनियर अधिवक्ता से ली थी आप लोगों के लिए मैंने तैयार करके दे दी है। नोटरी रजिस्टर के 11 कलम, इसमें बड़ा शंका और डाउट था सभी वकीलों को, तो वो भी सर मैंने दूर कर दिया। और 1 घंटे का वीडियो उसमें मैंने बनाया है, उसमें कौन से कॉलम में किस प्रकार से एंट्री करना है, उस एंट्री करने के क्या फायदे होंगे, गलत एंट्री करने से क्या नुकसान होंगे। और इसी प्रकार से अभी बीच में मेरे कुछ अधिवक्ता साथियों ने मुझसे सवाल किया था, क्या सफेदा लगा के नोटरी रजिस्टर में कोई इंदिराज दुरुस्ती की जा मतलब कोई दुरुस्त की जा सकती है। तो उस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि जिसको व्हाइटर कहते हैं, सफेद द्रव कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्योंकि 2006 में आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कुछ निर्देश जारी किए थे कि यदि चेक में भी आपने इस प्रकार का व्हाइटनर का इस्तेमाल कर लिया तो बैंक उस चेक को इस्तेमाल नहीं करेगी, उस चेक को स्वीकार नहीं करेगी, उसको रिजेक्ट मान लिया जाएगा। और अदालत में भी ऐसे दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो एक शंका पैदा कर देते हैं। आपने पूरे पे सफेदा लगा दिया, उसको पूरा छिपा दिया, कुछ भी पता ही नहीं लग रहा है कि वो पहले क्या लिखा था। मतलब आपका आपका इंटेंशन क्या था। अगर आपका इंटेंशन ईमानदारी का है तो आपको भरपूर रूप से साबित करना होगा। तो उससे सबसे बेहतर तरीका है कि आप उस पर खड़ी लाइन खींच दें, सिग्नेचर बना दें, टिप्पणी लिख दें और उसको दुरुस्त करने पार्टियों के दस्तखत करा लें। या ज्यादा बड़ी त्रुटि होगी रजिस्टर में तो कैंसिलिटी की सील लगा दें और पूरे नई एंट्री कर लें। इस प्रकार से पूरी डिटेल जानकारी उस वीडियो में मैंने दी है। नोटरी एफिडेविट में जो डिफेक्ट निकाले जा रहे हैं उस पर भी स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा भी काफी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 39 के ये 35वां वीडियो है सर। 35 वीडियो, 35 वीडियोज में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। ये 35वें नंबर का वीडियो है। इसके बाद 35 के बाद 36, 37, 38 और 39, सिर्फ 4 वीडियो बचेंगे सर। उसके बाद ये पूरी धारा कंप्लीट हो जाएगी। पूरे YouTube पे आपको प्रत्येक धारा पे डिटेल के साथ, उदाहरण के साथ, सरल भाषा में समझाया हुआ एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मैंने जांच की थी।
तो मैंने इसलिए विचार बनाया कि मैं इस पे हर धारा पे स्पेशल तौर पे आपको समझाने के लिए वीडियो बनाऊं सरल उदाहरण के साथ, ताकि ये बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। यदि आपने इसको समझ लिया तो पूरी बुक को समझना आपको आसान हो जाएगा। यदि बुक ताला है तो ये परिभाषाएं उसकी चाबी हैं। यदि आपने इन परिभाषाओं को समझ लिया तो आप बुक रूपी ताले को आसानी से खोल सकते हैं। ये बुक के प्रारंभ में दी ही इसलिए गई हैं, और इनके मूल्य और महत्व को परिभाषित करने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाया है और ई बुक भी तैयार की है। इस ई बुक की लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ई बुक डाउनलोड आपको लिखा दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप ई बुक पे पहुंच जाएंगे, मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। और 50 से ऊपर ई बुक अपलोडेड है। उसके अलावा भी कई ई बुक मैंने उसमें अपलोड की है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, मेरी हर ई बुक किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है। ऐसे तो पीडीएफ हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जो आपकी समस्या का समाधान कर दे वो ई बुक मेरे द्वारा तैयार की जाती है। मैं सभी कानूनों का संग्रह एक जगह करता हूं सर, और उसको लाके आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आप उसका आसानी से लाभ उठा सकें और आपकी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकें। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान की है, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।